नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हमारे इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ हैं माया विश्वकर्मा। माया विश्वकर्मा एक बहुत ही सक्रिय युवती हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गांव में रहती हैं, जबलपुर में पढ़ाई की है, एम्स में रिसर्च की है, कैलिफोर्निया चली गई और वहां से वापस लौटकर अब अ, अपने ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही हैं। खास बात यह कि उन्हें उनके बारे में बीबीसी से लेकर टेड टॉक तक उन्हें फीचर किया जा चुका है। बहुत सक्रिय हैं अ, और हम खुद उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती है। माया जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। खुशामदीद। अ, आमतौर पर भारत से खास करके हमारे रूरल एरिया से कोई व्यक्ति बाहर जाता है पढ़ाई करने, कुछ काम करने, तो लौट कर आने की कोशिश नहीं करता। आप क्यों लौट आई? सबसे पहले तो प्रकाश जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम और सुप्रभात और आपका धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी पहली बार ये बातचीत हो रही है। तो आपका सवाल काफ़ी मतलब उसके उसके अंदर काफ़ी गहराई है, तो मैं बस शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी कि मैं वापस क्यों आई? क्योंकि स्वाभाविक है जो हम ग्रामीण परिवेश में बड़े होते हैं और उन कठिनाइयों को हम जब देखते हैं और जब हम किसी ऐसे देश में रहते हैं जो पूरा विकसित देश है और जहाँ आपको मतलब हर चीज़ आपको अ, हाथ पे मिल रही है मतलब कोई करने की ज़रूरत और वो सब सुख भोग के आप अपने देश में पुनः आते हैं, ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में। और बहुत छोटी-छोटी सी समस्याएँ देखते हैं जो बहुत अच्छे से हल हो सकती हैं। लेकिन किसी न किसी कारणवश ये नहीं हो पाती हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो मैं इसको ठीक कर सकती हूँ या ये कोशिश कर सकती हूँ छोटी-सी। तो मुझे लगा कि जाना चाहिए अपने गाँव में क्योंकि काफ़ी साल मैंने बाहर की दुनिया देखी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएँ थी जिनके लिए शायद कोई आगे नहीं आना चाहता था या चाहता भी होगा तो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे। तो जो महामारी जो जो समस्या हमारे यहाँ रही, वो मुझे बचपन से लेके आज तक मैंने काफ़ी महिलाओं को देखा, बच्चियों को देखा, स्कूल में देखा। मेरी खुद की अपनी एक एक यहाँ की परवरिश हुई उस माहौल में, तो वो चीज़ें मैंने भी देखी। तो लगा कि इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं वापस आई और फिर उसके साथ-साथ और भी चीज़ें जुड़ती गईं। तो एक तरह से ये एक बड़ा मूवमेंट बन गया। मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आपके माता-पिता खेतिहर श्रमिक थे, गाँव में थे और फिर आपने अच्छी पढ़ाई की, जबलपुर गईं, पढ़ाई की, एम्स में रिसर्च की और फिर इस सब के बाद कैलिफोर्निया गई, कैलिफोर्निया से वापस आई और आके अपने गाँव चुना। तो ये आपने एक सुकर्मा फाउंडेशन बनाया है, आप विश्वकर्मा हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम भी विश्वकर्मा है, तो उन्होंने वो अपने नाम का एक कर्मा लगाते हैं, विश्व उन्होंने हटा दिया है। लेकिन सुकर्मा, आपने ये सुकर्मा फाउंडेशन बनाया, इसकी क्या बुनियाद रही, क्या विचार है इसके पीछे? तो देखिए, आपने सही कहा कि मैं अभी जो आपसे जुड़ी हूँ, ये मैं अपने गाँव के पैतृक घर से जुड़ी हूँ। मतलब अभी भी मेरे माता-पिता आपने कहा कि गाँव में रहते थे, वो अभी भी रहते हैं और मैं भी उन्हीं के साथ रहती हूँ अभी जब भी मैं मेरा भारत में निवास होता है, मैं अपने गाँव में ही रहती हूँ। और बहुत अच्छी बात ये है कि अभी मात्र 3 साल पहले ही यहाँ इंटरनेट और फ़ोन आना शुरू हुआ है सिग्नल, इसके पहले ये सिग्नल नहीं होता था। तो मुझे जब मैं आज से 5 साल पहले जब अपने गाँव आती थी, तो मुझे मात्र कुछ दिन यहाँ रहने रहने मिलता था और बाकी समय मुझे बाहर इसलिए रहना पड़ता था अपने गाँव के क्योंकि मैं फ़ोन या इंटरनेट किसी तरह का उपयोग यहाँ नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे जियो शुरू हुआ और मैंने तो अपनी दुनिया यहीं बसा ली क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बढ़िया जगह मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पर मेरे माता-पिता अभी भी हैं, कारपेंटरी का काम करते थे, अभी भी थोड़ा-थोड़ा पार्ट टाइम में मेरे पिताजी करते हैं। छोटी-सी खेती है और हमारे घर का पुश्तैनी धंधा जो होता है वो लोहारी का होता था। तो हमने वही परिवेश में बड़े हुए, वही चीज़ें देखी, खेत में, नदी किनारे हमारा गाँव है। और इन सब चीज़ों से मैं जब निकल के बड़ी हुई
तो एक थोड़ा-सा मानसिकता मेरे घर की अलग रही कि नहीं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और मैं इकलौती मतलब लड़की 3 भाइयों में, तो वैसे ही लाडली रही। तो मुझे एक एक अलग तरह का एनकरेजमेंट मिला कि भई नहीं तुम भी पढ़ो। तो हम ऐसे ही पढ़-पढ़ू के चले गए मतलब अपने जबलपुर फिर दिल्ली फिर कैलिफ़ोर्निया। तो रही बात सुकर्मा की, क्योंकि ये यात्रा मेरी बड़ी लंबी रही और यदि बताना शुरू करूँगी तो शायद 2 दिन लग जाएँगे। लेकिन शॉर्ट में मैं ये बताती हूँ कि जब मैं एम्स के बाद अमेरिका गई, वहाँ पढ़ाई करने केमिकल इंजीनियरिंग की पीएचडी में, उसके कुछ दिन बाद मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन फिर मैंने रिसर्च में काम करना शुरू किया, कैंसर बायोलॉजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ हुँ, कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की लैब में। तो जब हम जैसे ही वहाँ जाते थे, बार-बार यहाँ आना होता था लाइक हर साल मुझे अच्छा लगता था गाँव जाना है मुझे। लेकिन आते ही जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, जो बुनियादी परेशानियाँ हैं, उनसे मतलब मेरा जो लगातार एक संपर्क रहा कि ये चीज़ है, हम जिस देश में रहते हैं उसमें हमें इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ आते ही हमको ये सारी चीज़ों से मतलब जैसे ही आप ट्रेन से उतरेंगे तो आपको रोड की दिक्कत, ऑटो की दिक्कत, बस की दिक्कत, हर चीज़ में यहाँ पर एक महिला के तौर पे बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो लगा कि इस देश में कुछ अच्छा हो सकता है क्या? क्योंकि हमारे देश में जब हम वहाँ थे 2010-11 में तो ओबामा एक प्रेज़िडेंट थे वहाँ पर। उनको सुना करते थे हम तो बड़े ऊर्जावान नेता यदि ऐसे हमारे देश में हो तो क्या बात है। तो ऐसा करके हम वहाँ अखबार जो दैनिक भास्कर होता है सबसे पहले उठ के चाय के साथ में वही हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम रहते तो अमेरिका में हैं, मतलब एक शारीरिक तौर पे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आत्मा तो हमारी गाँव में ही बसी हुई है अभी तक। तो उस विचार से हम जैसे ही मतलब आते थे यहाँ पे और जो भी परेशानियाँ हैं वो देखते थे, तो लगा कि नहीं इधर भी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग जो चले जाते हैं मतलब चाहे वो गाँव से शहर जाए, चाहे शहर से अमेरिका जाए, वो वाक़ई में आपने सही कहा कि वापस नहीं आ पाते। तो इस तरह से जब माहवारी की मुझे समस्या दिखी, तो लगा कि नहीं एक संगठन की ज़रूरत है क्योंकि बिना संगठन के आप यहाँ लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर लगा कि सुकर्मा जो है, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके अंतर्गत हम स्वास्थ्य, शिक्षा, माहवारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मतलब जिन पर काम कर सकें। तो सुकर्मा का मतलब होता है मेरे विश्वकर्मा से इसका कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि कभी भी मैंने ये नहीं चाहा कि मेरी कास्ट जो है वो किसी भी मेरे रास्ते में आए। मैं आज भी मतलब अपनी कास्ट को इतना अ न रखती हूँ कि मतलब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे कास्ट हो गया, धर्म हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे कहीं न कहीं विकास में अवरोध पैदा करती हैं। तो मेरा जो नाम है लास्ट विश्वकर्मा उसका सुकर्मा से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि सुकर्मा का एक बड़ा सुंदर अर्थ है कि सुकर्मा, तो गुड डीड्स जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं या हिंदी में सुकर्म। तो मुझे लगा कि मुझे ये सुकर्म करने की ज़रूरत है इसलिए हमने इसका नाम सुकर्मा रखा और ये लॉकडाउन में आपने काफ़ी काम किया। लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी काम किया, काफ़ी सक्रियता आपकी बनी रही। हाँ, तो देखिए ऐसे ही होता है कि आदमी को मतलब ईश्वर ऊपर वाला ये करता है कि जहाँ जिस व्यक्ति की जहाँ ज़रूरत होती है उसको वहाँ जाके छोड़ देता है। तो मुझे बिल्कुल। तो उसको भी लगा होगा आज से मतलब पिछले साल कि भई देखो कोरोना आने वाला है, तो इस लड़की की ज़रूरत इसके गाँव में ज़्यादा पड़ेगी, तो मैं यहाँ जनवरी में 2020 हुँ, में यहाँ हुँ, पर आई 26 जनवरी को और देखा कि मार्च से जो कोविड शुरू हुआ, तो जब मैं यहाँ रहते-रहते सारी चीज़ें बंद हो गई, फ्लाइट बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो लगा कि नहीं अपने गाँव में ही रह के काम करूँ क्योंकि जो चीज़ें हम बाहर से देखते हैं वो गाँव में कुछ अलग उस तरह के अपवाद पैदा हो जाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और लोगों को काफ़ी हद तक पिछले साल एक सदमे में थे कि ऐसी कैसी बीमारी है, जो मतलब एक छुआ-छूत के तौर पे उभरी है और उसको बोलना है कि मास्क लगाना है या छूना नहीं है। भैया ऐसे कैसे मतलब हम तो राम-राम ऐसे ही करत है हाथ मिला के। तो ये सब चीज़ें जब हमने देखी तो हमें लगा कि भैया नहीं, यहाँ सच में वाक़ई में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अवेयरनेस से हमने शुरू किया काम और उसके बाद फिर मज़दूरों पे आए। मज़दूरों की बहुत सारी यहाँ से टोलियाँ बन के निकलती थी, जो गर्मी में
40 डिग्री तापमान में नंगे पैर, भूखे, प्यासे बच्चे के साथ अपने यहाँ से निकलते थे। तो हमें लगा कि ये इनको क्यों नहीं हम सुरक्षित घर पहुँचा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले उनको घर पहुँचाने का ज़िम्मा उठाया। उसके बाद जो गाँव में और भी ऐसे परिवार थे जो विकलांग थे, जो असहाय थे, उन लोगों को दवाई, राशन ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे परिवारों को हमने हर गाँव से ढूँढा और उनकी आज तक हम लोग मदद करते आ रहे हैं। जिस भी प्रकार से हमारी हो, हमारे सारे कार्यकर्ता इसमें लगे रहते थे। तो इस तरह से हमने पिछले साल मतलब मैं जनवरी में आई और 9 महीने तक लगातार यहाँ पर रही और 9 महीने में कितना कुछ देखा, कितना कुछ किया कि मतलब शायद ही मैंने इतना काम कभी पहले किया होगा। एक फ़िल्म आई थी अक्षय कुमार की पैडमैन। वो फ़िल्म थी अरुणाचलम मुरुगनाथन से प्रेरित। जी। आप भी अरुणाचलम मुरुगनाथन से मिलीं और आपने भी महिलाओं के लिए पैड बनाना शुरू किए आपकी एनजीओ ने। आपको पेड वुमन कहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आप इस तरह के काम करेंगी? नहीं देखिए कल्पना तो मैंने की थी, लेकिन वो कल्पना मैंने पैडमैन को या अरुणाचलम को देख के नहीं की थी। क्या हुआ था कि ये समस्याएँ हर गाँव की हैं, हर स्टेट की हैं और हर शहर की समस्याएँ। अब बात ये है कि किसी को ये नहीं मिल पाता है कि मतलब एक तरह से आप एक रास्ता ढूँढते हैं कि ये काम यदि मुझे शुरू करना है तो कैसे करना है? क्योंकि मैं तो इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो रिसर्च में काम कर रही हूँ, अस्पतालों में मैंने अपना जो है काम कार्यकाल बिताया। लेकिन जब ये समस्या मेरी खुद की थी, यहाँ की महिलाओं की थी और भी बहुत सारी जैसे आज के दिनों में हम सुनते हैं कि आप यदि किसी भी गाँव में चले जाएँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ऐसे गाँव में या महाराष्ट्र, आप महिलाओं का 100 का आंकड़ा लें, जो महिलाएँ 30 साल से लेके 60 साल की हैं, उनमें 100 महिलाओं को इकट्ठा करें, आपको 40 से 50 महिलाएँ ऐसी मिलेंगी जिनकी बच्चेदानी निकल चुकी। अब जो बच्चेदानी निकलने वाली बात है, जिनको हम एक आम भाषा में हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन कहते हैं, वो इतनी तादाद में कैसे आ रही है? मतलब एक एक सोचने वाली बात है कि किसी और देश में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ़ हमारे देश में हो रहा है कि महिलाओं को भेड़-बकरी की तरह उनकी बच्चेदानी निकाली जा रही हैं और क्यों निकाली जा रही हैं? क्योंकि हमारे पास में और कोई उसका एक जो हम कहते हैं जिसको हम उपचार कह सकते हैं। एक प्रारंभिक उपचार नहीं है। एक एक हम जो कहते हैं कि उसको हम कैसे रोकें? ये चीज़ें हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये कहीं न कहीं गलत कपड़ा का उपयोग से गलत जो हम चीज़ें उपयोग करते हैं माहवारी के दौरान, उन सभी चीज़ों से जुड़ी समस्याएँ क्योंकि तभी वो जाके एक बड़ा रूप ले लेती हैं बीमारी। तो उसको प्रारंभिक रूप से रोकने के लिए ये दिमाग में मेरे काफ़ी समय से थी। और उस चीज़ की मैं रिसर्च कर रही थी कि कैसे इस काम को शुरू किया जाए। कौन-कौन ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो आज तक इतना अच्छा काम किए हैं। तो सौभाग्य के तौर पे मुझे अरुणाचलम जी का संपर्क मिला। उनका एक टेड का एक वीडियो है 2012 में उन्होंने उसमें जी। टॉक दिया था। वो आज भी है, मिलियंस व्यू है उसमें। तो वो मैंने कहीं 2012 में देखा और इतनी प्रेरणा मिली कि मतलब नहीं मुझे तो इस व्यक्ति से मिलना है। इससे ये सीखना है कि इसने अपने यहाँ मतलब बिना पढ़ा-लिखा 10वीं तक पढ़ा-लिखा होने के बाद उस व्यक्ति ने अपने कम से कम साउथ की जो समस्याएँ हैं उन पे उनका उनका निराकरण करने की कोशिश की। तो मुझे भी इस व्यक्ति से मिलना है कि कैसे मैं अपने मध्य प्रदेश की समस्याओं को थोड़ा कम कर सकूँ या मशीन लगा सकूँ या किसी तरह से महिलाओं को हम जो है एक शिक्षित कर सकें। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई लगभग 2016 में और 16 के बाद फिर उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें कहीं, बातें कहीं, मशीनें दिखाई कि इस तरह से आप छोटे स्तर पे आप शुरू कर सकते हैं, महिलाओं को जोड़ सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो वो काम जो है फिर हमने 2017 में शुरू किया और 2018 में पैडमैन की फ़िल्म आई और उस समय हमारा जो था एक बड़े तौर पे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में, अंचलों में, जैसा आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जो शासन द्वारा आदिवासी घोषित हैं। तो मुझे भी देखना था क्योंकि मैं भी एक आदिवासी जिले से आती हूँ, नरसिंहपुर में भी काफ़ी आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ की भी एक अपने टैबूज़ हैं, यहाँ के एक अपने जो हैं अंधविश्वास हैं माहवारी को लेके। तो मुझे और जिलों में भी देखना था कि झाबुआ में कैसा है, अलीराजपुर में कैसा है, रतलाम में कैसा है, धार में कैसा है।
तो इन सभी क्षेत्रों का एक मूल्यांकन करने के लिए या समझने के लिए, अपने आप को शिक्षित करने के लिए मैंने एक बड़ी यात्रा का प्रायोजन किया उस समय। और मैं अकेली निकल पड़ी अपनी गाड़ी लेके, उसमें सारा एक मटेरियल होता था, ब बच्चियों को हम शिक्षित करते थे। एक वर्कशॉप के तौर पे हम पहली बार 2018 के शुरुआती दिनों में हम गए। तो उससे मैं जब पैडमैन फ़िल्म जब चल रही थी, तो वो मीडिया ने स्वाभाविक है हमारे पास भी आएँगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार पिक्चर तो थिएटर में चल रही है, इत्ते तो बिल्कुल सजूदर बाई ही बैठी हैं, इत्ते काम कर रही हैं। तो मतलब इस तरह से मतलब वो हमारे पास आए और एक स्टोरी एक बड़े तौर पे उभरी और फिर उसी से फिर नाम पड़ा कि भई ये पैड वुमन है, वो पैडमैन है, वो तो थिएटर में चल रही जो आज तक आम महिलाओं ने नहीं देखी है, वो फ़िल्म हम और आप जैसे लोगों ने देखी है। और उसमें उसी के का एक ये असर है जो हम 2 लोग बैठ के मतलब एक मेल और फीमेल बैठ के माहवारी की चर्चा कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं उसी का एक असर है कि लोगों में जागरूकता आई कम से कम और लोग इस विषय को समझने लगे। तो ये कुल मिला के बात है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट पर हैं। जी। आप जिन क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन क्षेत्रों में तो ना सिनेमा है, ना थिएटर है, ना प्रॉपर बिजली है, तो वहाँ आप किस तरह लोगों को कम्युनिकेट करती हैं, उनसे बात करती हैं? हाँ, ये तो सही बात है क्योंकि जब पैडमैन फ़िल्म आ रही थी तो मेरे से बार-बार ये सवाल पूछा जाता था कि अब तो पैडमैन हुँ, पिक्चर आ गई है और एक मतलब जादू की छड़ी जैसा लोगों के अंदर जाएगा और सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। तो मैंने उनसे एक ही बात कहती थी कि देखिए एक फ़िल्म जो है, एक फ़िल्मी दुनिया जो है वो एक बड़ी अलग दुनिया है और हम जिस फ़िल्मी दुनिया की तुलना करते हैं वो सिर्फ़ बड़े महानगरों में उसके बाद भोपाल जैसे 2 टायर सिटी में आता है और उसके बाद कभी-कभी जिलों में लोग ये फ़िल्में देख लेते हैं या टीवी पे आती तो देख लेते हैं। लेकिन एक 80% जनता हमारे देश की वो आज भी गाँव में रहती है और गाँव में इस तरह के थिएटर या फ़िल्मों को तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ ना बिजली है, ना आपके यहाँ टीवी ढंग से चल पाता है, एक टीवी आता है, जल जाता है, इतना हाई लो वोल्टेज होता है। मेरे घर में भी अभी मैं यही प्रार्थना करके बैठी हूँ कि आपका प्रोग्राम जब तक हो रहा है तब तक ये लाइट रहे, क्योंकि नहीं तो अंधकार हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह की ये परेशानियाँ हैं। इन सब हुँ, चीज़ों में मतलब कैसे हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने यही किया कि हम उन पिछड़े इलाकों में ऐसे जाएँगे कि जहाँ पर स्कूल है। स्कूल में जो 6वीं से लेके 12वीं तक की बच्चियाँ रहती हैं, उनके बीच में एक संवाद करेंगे, उनको एक शिक्षा के तौर पे उनके एक अल्टरनेटिव स्कूल में जो पढ़ाने वाला विषय है, उसके अलावा हम इसको भी एक समाहित करेंगे कि कैसे इन बच्चियों को 6वीं क्लास के बाद से ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम माहवारी उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएँ। और उसके अलावा महिलाओं को भी हम कैसे मोहल्ले में एक चौपाल बिछा के बिल्कुल उसमें ये उनको कहीं से भी संभावना ना लगे कि कोई आदमी हमारी बात सुन रहा है। तो ऐसे आइसोलेशन वाले जगह पे जाके हम कमरे में बैठ के या कहीं किसी के घर के आंगन में बैठ के हमने इस तरह से धीरे-धीरे सभाएँ छोटी-छोटी सी चीज़ें करी, जिससे कि महिलाओं को एक एक बात फैली कि नहीं ये दीदी कुछ कह रही हैं, जो अमेरिका से भी आई हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में भी काम किया है, अस्पताल में भी काम किया है, तो मतलब कछु बात है जान है। तो वो हमारी बात सुनने लगी और हमको थोड़ी-थोड़ी बुंदेलखंडी आती है, तो हम उनको शुद्ध भाषा में वही बोलते हैं कि भाई देखो ऐसी समस्या है, तो आज हुँ, यदि तुम ध्यान नहीं दो तो कल बड़ी समस्या हो जाए। तो मतलब उनको एक एक कनेक्शन लगा कि नहीं जी जी। भाई सही बात है, जी हमारी बात बोल रहे हैं। आम तौर से जो हमारी मैडमें जाती हैं, वो ऐसी जाती हैं कि बस उनसे उनके जो शब्द निकलते हैं, वो कई कई सेकंड तक या मिनट तक तो महिलाओं के दिमाग में समझ में नहीं आते कि ये शहर की भाषा कैसे बोल रहे हैं। तो हमने वो सब चीज़ों को एक बदला, उनके स्तर से जाके उनको शिक्षित करना शुरू किया। अ अ, एक और बात बताइए, आप बीबीसी में आपको फीचर किया गया, टेड टॉक में आप थीं, तो इस सब का नतीजा क्या रहा? आपको कितनी प्रेरणा मिली? क्या आपको लगा कि बहुत उत्साहित करने वाली बातें हैं? इस नेम और फेम की कभी कल्पना की थी आपने? देखिए, मैंने तो ये भी कल्पना नहीं की थी कि एक गाँव की पिछड़े गाँव की लड़की जो नदी किनारे बड़ी हुई और कभी वो अमेरिका चली जाएगी, ये कल्पना मैंने कभी नहीं करी। मतलब अमेरिका हुँ, तो क्या जबलपुर चली जाएगी या कभी एम्स चली जाएगी, ये भी मेरे मेरे लिस्ट में कभी रहा नहीं, क्योंकि मैं इतनी दूर-दराज की योजनाएँ बनाती कभी नहीं थी। तो उसी प्रकार से जब ये काम शुरू किया
तो उस काम के पीछे एक समस्या दिखी। उसके पीछे कभी भी ये फ़ेम, नाम जो भी है मतलब ये मुझे कभी लगा नहीं। मतलब आज भी कि किसी भी अखबार में मेरी स्टोरी छपे या कुछ भी हो, एक लोगों को पढ़ने के लिए उसमें एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। लेकिन मेरे लिए तो वो एक काम है कि चलो काम आपने कुछ किया, उसके ज़रिए लोगों ने पहचाना और उसी से आज और हम शायद बात कर रहे हैं कि बीबीसी ने, टाइम्स ने इकोनॉमिक्स टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, सभी जगह मतलब लोगों को लगा कि भई आज ये दिवस है, तो ये स्टोरी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो वाक़ई में मतलब जब आपकी छपती है और लोगों के मैसेज आते हैं कि देखिए आपको यहाँ फीचर किया गया है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज यदि मैं अपने तौर से कहूँ कि मुझे कोई बड़ा मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम कहते हैं कि जब आपका थोड़ा-सा स्तर ऊपर हो जाता है, तो आपके दिमाग में थोड़ा ईगो उत्पन्न होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि नहीं अब छोटे स्तर के लोगों से बात नहीं करना या छोटे मीडिया से बात नहीं करनी। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में अभी भी नहीं आई। आज भी कोई भी मेरे घर आता है या मेरे से कहीं भी मिलता है, मैं उसी अंदाज़ में बात करती हूँ जो 5 से 8 साल पहले मैं उन लोगों को जानती हूँ या रही हूँ। इन सब चीज़ों से मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि अभी पिछले हफ़्ते मुझे पिछले महीने एक शिकागो में ऑस्कर का एक कम्युनिटी के ऑस्कर को सम्मानित किया जाता है। उसमें कई देशों के लोग थे जिसमें मेरा नाम भी चुना गया। तो वो अवार्ड मुझे मिला और वो अवार्ड एक अभी तक के एक काफ़ी बड़ा स्तर का अवार्ड था। और वो जब अवार्ड मैं लेकर आई, वो ट्रॉफ़ी लेकर आई, आप अभी मेरे सोशल मीडिया में जाएँगे फ़ेसबुक पे, मैं अभी आपके इंटरव्यू के पहले वो कहानी लिख रही थी, लेकिन आधी-अधूरी मैंने पोस्ट करी। तो वो अवार्ड जब वो ट्रॉफ़ी मैं महिलाओं को लेकर गई, मतलब जितनी प्रसन्नता मुझे इतनी नहीं हुई, जितनी मेरी फैक्ट्री में काम करने वाली हर एक महिला, उसको लेकर इतनी खुश हुई कि उनके हाथ में जब मैंने वो ट्रॉफ़ी देखी, तो वो मेरी असली मतलब खुशी थी कि नहीं, ये जो है इसके सही हकदार यहाँ पर हैं, क्योंकि ये लोग काम करते हैं और इनको कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये उनके लिए मैं करती हूँ, मतलब उनको अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मेरे माता-पिता को आज तक नहीं पता कि मुझे कौन-से पुरस्कार मिले, मैंने कौन-सी पढ़ाई करी, क्योंकि वो लोग कभी स्कूल गए नहीं, मतलब कभी प घर में इतनी सारी ट्रॉफ़ियाँ, उनको तो सारी ट्रॉफ़ियाँ एक ही उसमें रखती हूँ, आके दीवार पे रख देते हैं रैक पे। तो मतलब अवार्ड की मेरे घर में ऐसी कोई ख़ास अहमियत नहीं है कि इस अवार्ड को यहाँ रखें या वहाँ रखें। लेकिन हाँ, जो हमारे फैक्ट्री में जुड़े हुए हैं, संगठन में जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता, उनको एक बड़ा मतलब बल मिलता है उससे, उनको काम करने की काफ़ी प्रबल इच्छा जागृत होती है, ख़ासकर महिलाओं को जिनको आज तक कभी किसी समाज ने कोई सर्टिफ़िकेट नहीं दिया और वो एक ऐसे संगठन में काम करती हैं, जो काफ़ी हद तक लोग जिसको जानते हैं, तो बहुत खुशी होती है ऐसा। क्या आप वापस यूएस जाकर स्थापित होंगी वापस या यहीं रहेंगी? देखिए, मैं एक एक बात साफ तौर से बता देती हूँ कि मैं मतलब गाँव लौटी हूँ, लौटी मतलब ऐसा होता है कि मैं 6 महीने अपने गाँव और अपने यहाँ रहती हूँ, 1-2 महीने के लिए फिर से मैं अमेरिका जाती हूँ और फिर से मैं वापस आती हूँ। इसका कारण मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एक जगह जब आप स्थापित हो जाते हैं, तो आपको मतलब एक तो लोग भी ऐसा मानने लगते हैं कि नहीं अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर अब क्या है मतलब यहाँ पे तो रहती हैं ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जब 2 देशों के बीच में आप एक संवाद करते हैं या संवाद रखते हैं, तो आपकी अपनी ग्रोथ भी एक बड़ी ज़रूरी होती है कि आप एक ऊँचे स्तर के लोगों से मिलते हैं जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। और उससे जो संपर्क बनते हैं, उससे आप आगे के बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। तो जो हमारे वहाँ क्या काम में करती हैं आप? वहाँ जाके क्या-क्या करती हैं आप? वहाँ जाके तो कैलिफ़ोर्निया मैं जाती वहाँ हुँ, जाके अभी मैं बताऊँ तो मैं अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं वो मैं पूरी करती हूँ। ख्वाहिशों को मेरा मतलब है, मुझे ट्रैकिंग का बड़ा शौक है, मैं पहाड़ों पे जाती हूँ, चढ़ाई करती हूँ। मुझे थोड़ा प्रकृति देखने का शौक है, जो समय मुझे यहाँ नहीं मिलता है वो समय मैं वहाँ करती हूँ। और उसके अलावा हमारा संगठन वहाँ पर भी है, मतलब सुकर्मा फाउंडेशन जैसा हमारे भारत में उसकी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन है, उसी प्रकार से अमेरिका के लॉज़ के मुताबिक वहाँ भी हमारा संगठन रजिस्टर्ड है। तो वहाँ का काम भी मुझे देखना पड़ता है कि भई वहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, कैसे-कैसे लोगों से मिलना है और मुख्य तौर से जो आपको जो यहाँ काम करने के लिए जो राशि मिलती है, वो हमको वहाँ जुटाना पड़ता है। क्योंकि कोई भी संगठन चलाने के लिए आपको एक मुद्रा की ज़रूरत होती है।
और यदि वो मुद्रा आपके पास में नहीं हो, तो आप कहीं काम कैसे करेंगे आप? इन महिलाओं को हम तनख्वाह देते हैं, वो कैसे देंगे? तो इसी तरीके से मुझे वहाँ पर वो लोगों से संवाद करना होता है, मिलना होता है, संगठन का काम देखना होता है। और मैं पूरी तरह से एक वॉलंटियर हूँ। मतलब मैं कोई भी तनख्वाह नहीं लेती और पूरा समय मैं अपने संगठन को देती हूँ। और आप कहेंगे कि आपका घर कैसे चलता है? तो वो ही कहेंगे आप इतना घूमती-फिरती कैसे हैं? तो हमारे घर में एक ही इनकम है, मेरे पति जो हैं वो काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो खुद भी इसमें मदद करते हैं और एक ही उससे हमारा घर चलता है, जिससे कि काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है क्योंकि सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक-ठाक कमा लेते हैं। तो उससे जो है मैं अपना मिनिमम चीज़ें ट्रैवल का जो है वो करती हूँ और उसके अलावा संगठन में पूरा समय देती मैंने गूगल पे सर्च किया तो पाया कि बहुत से लोगों ने इस बात को खोजने की कोशिश की, माया विश्वकर्मा मैरिज। मतलब लोगों की दिलचस्पी थी ये जानने में कि माया विश्वकर्मा ने शादी की है या नहीं की है। शायद कई उम्मीदवार भी हों। हूँ। जी। अ, नहीं, नहीं, अ, वो लोगों के ज़हन में देखिए कभी भी आप भी यदि कोई भी आदमी का थोड़ा-सा भी यदि वो दिखने लगते हैं मतलब एक एक फ़ेमस नहीं कहूँगी मैं तो नहीं फ़ेमस हूँ, लेकिन हाँ, एक तरह से आप यदि किसी के दिमाग में आ जाते हैं, तो लोग हमेशा प्राइवेट लाइफ़ को ज़्यादा एन्जॉय करते हैं काम के जी। अलावा। तो लोगों को यही लगता है कि ये ऐसी कैसी महिला हैं जो अपने घर-बार को छोड़ के पूरी दुनिया में घूमती हैं। तो लोगों को ये सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब लगती हैं, तो वाक़ई देखिए हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ़ होती है, कोई उसका प्रचार करता है, कोई नहीं करता है। तो मेरे लिए मेरे काम और बाकी चीज़ों का प्रचार ज़्यादा ज़रूरी है मेरी प्राइवेट लाइफ़ से। और जो घर में जो हैं वो लोग इस चीज़ को अनुमति नहीं देते या उनको ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी सारी चीज़ें उस पे डालूँ। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही एक गांधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और वो साबरमती आश्रम में के पास ही साबरमती में पैदा हुए। तो उनकी जो मानसिकता है वो भी ऐसे ही है कि मुझे प्रचार से दूर रहना है। मुझे कोई मतलब किसी प्रकार का सोशल मीडिया पे वो नहीं रहते हैं। कहीं कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं, वो अपने कामों में इतने व्यस्त हैं। वो एक कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं। तो कंप्यूटर के वैज्ञानिक होने के नाते वो अपने ही रिसर्च में खोए रहते हैं, तो इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती, वो मेरा काम नहीं करते, मुझे आज़ादी है अपने काम करने की। तो ये तो इसी दर्शकों प्रकार सबको बता देना अच्छा है कि आप शादीशुदा हैं, कोई कोशिश हर न जगह करें। लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। आप मेरे उसमें देखेंगे आज जी, विकिपीडिया का पेज है या जो जी। न्यूज़पेपर आप जो पढ़ेंगे, तो उनका सहयोग मतलब बहुत ज़्यादा है। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, हमेशा उनका ही जी। रहता है क्योंकि जो हमारा फाउंडेशन है, अमेरिका वाला, उसमें वो सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। बहुत से हमारे दर्शकों ने, श्रोताओं ने आपको बधाई दी है, धन्यवाद भी लिखा है। उनका ज़िक्र कर देना ज़रूरी समझता हूँ। कमल सिंह डाबी हैं, उन्होंने लिखा कि गर्व की बात है कि आप अ, ये सब कार्य कर रही हैं। विवेक वर्धन श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि विदेश जाने और रहने की चकाचौंध से अलग आप एक प्रेरणा बन गई हैं। रजनी तिवारी हैं, वो आपको अ, थम्स अप कह रही हैं। विवेक वर्धन श्रीवास्तव ने लिखा कि बड़ा मुद्दा है महिलाओं की बच्चेदानी निकालने की नौबत आ। फिर विवेक वर्धन लिखते हैं कि आप खरगोन जिले के प्रवास पर भी आई थी। उस वक्त विवेक वर्धन श्रीवास्तव ने कवर किया था आपकी गतिविधियों को। और प्रदीप कुमार मिश्रा आपको बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और भी बहुत से दर्शक हमसे जुड़े हैं, उन सब की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप अपने कार्य में सफल हो। कोई संदेश आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, या कोई बात कहना चाहें अपने दिल की तो जरूर कहिए। जी, बिल्कुल। विवेक जी, आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल याद है कि उस समय जब मेरी यात्रा हर ज़िले से जा रही थी, आदिवासी ज़िलों से, तो आप जैसे लोग वाक़ई में आए सामने और आपने जो कहानियाँ मतलब मुझे भी सुनाई क्योंकि मुझे भी कुछ पत्रकारों ने ऐसी-ऐसी वहाँ की जो लोकल कहानियाँ हैं, वो ऐसी सुनाई जो मुझे भी नहीं पता थी। ख़ास तौर से छिंदवाड़ा में, बड़वानी में। और हर जगह मुझे इन भाइयों का बहुत सपोर्ट मिला, मीडिया का सपोर्ट मिला, तो उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। और जितने भी श्रोता यहाँ सुन रहे हैं, सबके मैंने कमेंट पढ़े हैं और बहुत अच्छा लगा। कमल जी हैं, रजनी हैं और प्रदीप जी हैं, विवेक जी हैं। तो आप ही लोगों के सहयोग के कारण शायद ये उत्साह बना रहता है, काम करने की ऊर्जा बनी रहती है। तो मैं आखिरी बात यही कहूँगी जाते-जाते कि
जिस प्रकार से मतलब जो भी मेरा काम है, वो एक मुझे एक नई दिशा देता है जीने की। क्योंकि हम जीते तो सभी हैं दुनिया में। आप हम सब कोई गाँव में है, कोई शहर में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं। लेकिन ये जो चीज़ें ख्वाहिशें हैं, उनका अंत नहीं है। मतलब यदि मैं मान के चलूँ कि नहीं मैं इतने बड़े शहर में रहती हूँ अमेरिका के जहाँ जहाँ से हर कंपनी की उत्पत्ति हुई है, गूगल की, फेसबुक की, सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है और वहाँ की दुनिया एक अलग है। मतलब वहाँ इस तरह के लोग हैं जो अपने सपनों में खो जाते हैं और फिर मैं उनकी पूरी जो लाइफ़ साइकिल यदि मैं देखूँ, तो उनका लाइफ़ साइकिल अंत में ये बचता है कि वो एक ही व्यक्ति अकेला एक बड़े महल में रह जाता है और एक दिन वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। और उसकी ख्वाहिशें 70 के बाद ये ख्वाहिशें होती हैं कि काश मैंने अपने भारत के लिए कुछ किया होता या मुझे करना है और बहुत सारे लोग करते भी हैं वहाँ रह के। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो दुनिया भी देखी और अपने गाँव की दुनिया भी देखी कि जहाँ एक व्यक्ति छोटा-सा, वो उस इसी गाँव को दुनिया मानता है और वो बहुत खुशी-खुशी रहता है, बीमारियों से दूर, टेंशन से दूर, डिप्रेशन से दूर, हर चीज़ से दूर रहता है और खुशी-खुशी रह के अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करके दुनिया से चला जाता है। तो ये 2 कंट्रास्ट जो जीवन है, वो मैंने बहुत छोटी उम्र में जान लिए। तो मुझे भी लगता है कि मुझे कहाँ का बनना है, यहाँ का बनना है या वहाँ का बनना है या ये जीवन जीना है या वो जीवन जीना है। मुझे दोनों जीवन जीने का एक मौका मिला, तो मुझे लगा कि मैं बीच में एक ऐसा बाँध बनाती हूँ, एक ऐसा मतलब ब्रिज बनाती हूँ, जिसमें मैं दोनों जगह का काम कर सकूँ, दोनों जगह की दुनिया देख सकूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने यही देखा है कि जो भाई-बहन अपने भोपाल से या किसी भी गाँव से या किसी भी दिल्ली से जब अमेरिका में जाके रहना शुरू करते हैं, तो वो अपने देश को इतना मतलब चाहते हैं बहुत मिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं करती क्योंकि मैं तो आके वाक़ई में यहाँ रहती हूँ। तो मेरे लिए ये बात है आप लोगों के लिए कि आप जहाँ भी रहें, अपने समाज की सबसे पहले सोचें। क्योंकि जब तक हम अपने समाज को अपने स्तर से उठाना शुरू नहीं करेंगे, वो समाज वहीं पे वहीं रहेगा। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जो मेरी ऊर्जा है, जो मेरे संपर्क है, जो मेरा ज्ञान है, जो भी है, जिस भी प्रकार से मैं अपने लोगों की मदद कर सकूँ, उसके लिए मैं हमेशा मतलब कोशिश कर रही हूँ और युवाओं के लिए ख़ास तौर से, ये काम मैं 60 साल के बाद भी कर सकती थी क्योंकि अभी मेरा जो 20 साल का सुनहरा अवसर जो 25 साल का सुनहरा करियर जिसको हम कहते हैं, कि वो आप बड़ी-बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, आपका पैकेज बड़ा हाई कर सकते हैं, वो मैं भी कर सकती थी। लेकिन मैं इस उम्र में इसलिए काम करना शुरू किया कि मेरे जैसे करोड़ों युवा हैं, जो एक दुनिया में एक चकाचौंध में जाके खो जाते हैं कि हमको बीएमडब्ल्यू चाहिए, हमें मर्सिडीज़ चाहिए, हमें बड़ा बंगला चाहिए। उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो चीज़ें आपके पास आ भी जाएँगी तो दूसरी ख्वाहिशें उत्पन्न हो जाएँगी। उन चीज़ों से आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी आप एक गाँव में जाके कुछ लोगों की मदद करके आप कर पाएँगे। कोशिश करके देखिए। तो उन युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि जीवन बहुत छोटा-सा है। इसमें आप जो भी जितना भी लोगों की मदद कर सकें आप करिए, सभी के लिए और जिस भी स्तर से करें। ज़रूरी नहीं कि आप संगठन बनाएँ या आप बड़ा नाम कमाएँ उसके बाद ही करें। आप अपने स्तर से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और हमारे ख़ास तौर से हमारे यहाँ के युवाओं में, कॉलेज में, स्कूल में, ये जागृति लाने की ज़रूरत है कि कम्युनिटी सर्विस क्या है? मतलब ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है कि बच्चे कम्युनिटी सर्विस को नहीं जानते हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता है, उनका होमवर्क नहीं कराया जाता है। उनको सिर्फ़ आईआईटी या ऐसे बड़े एनआईटी स्कूल में जाके ही पता चलता है कि कम्युनिटी सर्विस क्या है। जबकि और देशों में ये अपनी पढ़ाई का करिकुलम माना जाता है कि आप किसी भी स्तर से आपको कम्युनिटी सर्विस करना है। तो यही मेरी मतलब एक तरह से लोगों के लिए प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हैं, आप लोगों से जुड़िए, आप संबंध बनाए रखिए और उनकी मदद करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद माया जी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आप जहाँ भी हों अपने कम्युनिटी से संपर्क बनाए रखिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और उन दर्शकों के भी आभारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद माया जी। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बहुत खुशी हुई जी, बात धन्य करके, आपके चैनल पे धन्यवाद। आके और जो भी लोग देखे हैं उनको भी मेरा धन्यवाद। जी, नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, आपने ये कार्यक्रम हमारा बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर देखा और आगे भी आप इसे देखेंगे।
कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। और हाँ, हमने इस कार्यक्रम का पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया है और पॉडकास्ट ये है कि अब आप अगर कहीं ड्राइव कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जिम में हैं या कहीं जब टीवी नहीं देख पा रहे हैं, मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं, तभी आप पॉडकास्ट में ये बातें सुन सकते हैं। प्रियंका कौशल जी हमसे जुड़ी हैं अभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। शैलेंद्र पाठक जी हमसे जुड़े हैं, उन्होंने भी कहा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। विवेक वर्धन श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़े हैं, उन्होंने माया जी को कहा कि बहुत सही सुझाव दिए हैं माया जी आपने, समाज के लिए सेवा बहुत जरूरी है। मित्रों, मुझे इजाजत दीजिए, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जा रहा है।